नमो नमो प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। नमो रिहंताणम, गुरुजी। नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। एषो वंचन मुक्कारो शब्बपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसीं पठमं हवै मंगलम्। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित बरियो शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा के प्रथम प्रकरण अर्थात क्रियापद प्रकरण, इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा जो प्रथमा है उनको हम 5 विभाग से विभाजित किए हैं, जिनमें प्रथम विभाग अभी चल रहा है। और प्रथम विभाग अर्थात जिसका नाम क्रियापद का विभाग या तो जिसे धातु विभाग भी बोला जा सकता है। स्टार्टिंग में हम देखें कि वर्ण क्या है, शब्द क्या है, शब्द के प्रकार आदि देखें और उसी शब्द के प्रकार में शब्द 4 प्रकार के जो शब्द हैं उन चारों 4 प्रकार के शब्द में जातिवाचक शब्द, द्रव्यवाचक शब्द, गुणवाचक शब्द और क्रियावाचक शब्द ऐसे 4 प्रकार के शब्दों में सिर्फ क्रियावाचक शब्दों को ही धातु कहा गया है। और उसी धातु प्रकरण और उसी का यहाँ पर प्रकरण हम यहाँ पर देख रहे हैं कि धातुएं तो बहुत सारे हैं और उन्हीं धातुओं को अलग अलग विभागों में उसे विभाजित किया गया है। और उन्हीं धातुगणों के जो समुदाय है यानी धातुओं के जो समुदाय है और उसी धातु समुदाय का नाम ही गण, संस्कृत व्याकरण की भाषा में उसे गण के नाम से जाना जाता है। यानी जो धातुएं हैं उन धातुओं को 10 विभाग से विभाजित किया गया है और उन्हीं 10 विभागों को यहाँ हम उसको गण के नाम से जानते हैं। पहले गण के धातु, द्वितीय गण के धातु, तृतीय गण के धातु, चतुर्थ गण के धातु, इस प्रकार 10 प्रकार के गण। लेकिन प्रथमा में इन 10 गण होने के बावजूद भी हम सिर्फ 4 ही गण सीखेंगे, जिनमें अभी तक 3 गण तो सीख चुके हैं। कौन से? प्रथम गण, चतुर्थ गण और षष्ठम गण। इन गण के धातुओं और उनके क्रियापद, इनके रूप अर्थात किस प्रकार का रूप होता है धातु के रूप, वो भी हम देख चुके हैं। अब बाकी रहा है कि 10वां गण। यह 10वां गण जो है वह 10वां गण की क्रियापद की सिद्धि, और क्रियापद की सिद्धि के लिए अति आवश्यक है नियम, जिसके आधार पर हम क्रियापद की सिद्धि कर रहे हैं। तो उन क्रियापद की सिद्धि के लिए नियमों को बारंबार हम लोग घूंट रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसी के अनुसार, इसी के आधार से ही हम इस क्रियापद की सिद्धि कर पाते हैं। तो फिर से एक बार, जैसे पुनः पहले जैसे हम देखे थे उसी प्रकार यहाँ फिर से एक बार उसी नियमों को घूंटते हुए प्रथम नंबर स्मरण करते हैं कि प्रथम नंबर नियम क्या है कि क्रियावाचक शब्द को धातु कहा गया है। नियम नंबर 2 कि वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमाना विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। नियम नंबर 3 परस्मैपदी धातु के साथ परस्मैपदी के प्रत्यय लगते हैं। नियम नंबर 4 ती आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकरण प्रत्यय लगता है। नियम नंबर 5 म और व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अ हो तो अ का आ हो जाता है। नियम नंबर 6 ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। नियम नंबर 7 पद के अंत में स हो तो उसका र हो जाता है। नियम नंबर 8 पद के अंत में रहे र के बाद विराम अथवा अघोष व्यंजन हो तो र का विसर्ग हो जाता है। नियम नंबर 9 अ के बाद अ या ए आए तो पूर्व के अ का लोप होता है। ये 9 नियम का एक साथ हम लोग देखे थे, जो कि गुण रहित में देखे थे। अब गुण सहित धातु हों तो उनके लिए दूसरा 4 नियम है और उस 4 नियम को याद करते हैं। 10वां नंबर नियम विकरण प्रत्यय अपूर्व धातु के उपांत्य ह्रस्व नामीसर का गुण होता है। नियम नंबर 11 कि रु वर्ण का गुण अर, ई वर्ण का गुण ए, उ वर्ण का गुण ओ होता है। नियम नंबर 12 विकरण प्रत्यय अपूर्व धातु के अंत्य ह्रस्व या दीर्घ नामीसर का गुण होता है। शायद आपके यहाँ पर मिस प्रिंटिंग के कारण उपांत्य लिखा गया होगा,
तो उसको चेक करके यानी उसको कैंसिल करके अंत लिखना। अंत ह्रस्व या दीर्घ नामिसर का गुण होता है। नियम नंबर 13, ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए तो उसके स्थान पर क्रमानुसार ऐ आय औ तथा आव होता है। ये 13 नियम देखे। अब चौथा और छठा गण के लिए इन दो गणों के लिए हर एक गण के लिए दो दो, चौथा गण के लिए 2 नियम है, छठे गण के लिए 2 नियम है। तो चौथे गण के धातुओं को क्या होता है, तो उसमें आप उसके बाद 14 नंबर 14 नंबर नियम जो है वो इस प्रकार से है कि चौथे गण के धातुओं को य विकरण प्रत्यय लगता है। और 15वां नियम में वहीं साथ में बता दिया गया है कि य विकरण प्रत्यय लगने पर चौथे गण के धातुओं को गुण नहीं होता है। ये 2 नियम चौथा गण के लिए है। अब छठा गण के लिए भी 2 नियम है कि छठे गण के धातुओं को अविकरण प्रत्यय लगता है और अविकरण प्रत्यय लगने पर छठे गण के धातुओं का भी गुण नहीं होता है। इस प्रकार ये 17 नियम तो देखे थे। इन्हें प्रथम गण, चतुर्थ गण और छठा और षष्ठम गण। चूंकि अब 10वां गण हमें सीखना है तो 10वां गण के लिए दूसरा जो 6 नियम है उन 6 नियम को हम याद करते हैं। प्रथम नंबर के 10वें गण के धातुओं को यहां पर जो दिया गया है उसी को देखिए। क्या यहां पर क्या लिखा है कि 10वें गण के धातुओं को पहले अपना ई प्रत्यय लगता है। 10वें गण के धातुओं को पहले अपना ई प्रत्यय लगता है। नियम नंबर 18। नियम नंबर 19, ई प्रत्यय लगने के बाद पहले गण की तरह अविकरण प्रत्यय लगाया जाता है। ये नियम नंबर हुआ 18 19। पहले 17 था। 18वां नंबर में देखे कि 10वें गण के धातुओं को अपना ई प्रत्यय लगता है। 19वां नंबर नियम यहां पर देखे कि ई प्रत्यय लगने के बाद पहले गण की तरह अविकरण प्रत्यय लगता है। नियम नंबर 20, तो नियम नंबर 20 में ये कि 10वें गण के ई प्रत्यय लगने पर धातु के उपांत्य ह्रस्व नामी स्वर का गुण होता है। ये जो है कि ये ह्रस्व नामी स्वर का वहां पर ये गुण होता है, वो ये नियम नंबर है 20वां। 21वां क्या है, तो 21वां 10वें गण के धातुओं या 10वें गण के ई प्रत्यय लगने पर धातु के उपांत्य में अगर अ हो तथा अंत्य ह्रस्व या दीर्घ नामी स्वर हो तो उसका वृद्धि होती है। यहां पर गुण नहीं, यहां पर वृद्धि होती है। किसकी वृद्धि की, इधर क्या करना है वो 22वां नंबर में यहां पर बताया गया है कि अ वर्ण की वृद्धि यानी अ की वृद्धि अ हो तो अ की वृद्धि आ होती है। रू वर्ण की वृद्धि आर, ई वर्ण की वृद्धि ऐ तथा उ वर्ण की वृद्धि औ होती है। फिर से एक बार, अ की वृद्धि आ, रू वर्ण की वृद्धि आर, ई वर्ण की वृद्धि ऐ तथा उ वर्ण की वृद्धि औ होती है। अर्थात कि धातु के अगर उपांत्य में अ हो, धातु के उपांत्य अर्थात सेकंड लास्ट, तो इन्हीं धातु के उपांत्य में अगर अ हो तो अ की वृद्धि क्या होगी, तो अ की वृद्धि होगी आ, अ की वृद्धि आ। फिर बताया गया कि अंत्य में अगर ह्रस्व ई या तो फिर दीर्घ ई हो तो इसकी वृद्धि हो जाएगी ऐ, इसकी वृद्धि होगी। उसके बाद अगर ह्रस्व उ या तो फिर दीर्घ उ हो तो इसकी वृद्धि होगी औ, और अगर ह्रस्व रू या तो फिर दीर्घ रू हो तो इसकी वृद्धि होगी आर। ये ध्यान रखना है, अ की वृद्धि आ होती है, ई वर्ण की वृद्धि चाहे वो ई ह्रस्व हो या तो चाहे वो दीर्घ ई हो, उसकी वृद्धि अगर करनी हो तो वृद्धि ऐ होगी। उ वर्ण की वृद्धि औ अर्थात ह्रस्व उ हो या तो दीर्घ उ हो, उसकी वृद्धि औ होती है। उसी प्रकार ह्रस्व रू हो या तो फिर दीर्घ रू हो, उसकी वृद्धि आर होती है। कब, तो ये यहां पर बताया गया है कि धातु के उपांत्य में, मात्र उपांत्य में अगर अ हो, उपांत्य का मतलब कि सेकंड लास्ट, जिन धातुओं के 10वें गण के जिन धातुओं के सेकंड लास्ट में अ हो तो वहां पर उनकी वृद्धि होगी। क्या, तो अ की वृद्धि आ करनी है, या तो फिर अंत में ह्रस्व ई हो या तो दीर्घ ई हो, ह्रस्व उ हो या तो फिर दीर्घ उ हो,
ह्रस्व रू हो या तो दीर्घ रू हो, धातु के अंत में, 10वें गण के धातु के अंत में ये सब अगर मिले तो फिर वहां पर उसकी वृद्धि होती है। अगर ई वर्ण मिल जाए तो ई, वहां पर ई वर्ण की वृद्धि होती है। ह्रस्व ई हो तो भी ऐ, दीर्घ ई हो तो भी ऐ, ह्रस्व ऊ हो तो भी औ, दीर्घ ऊ हो तो भी औ, ह्रस्व रू हो तो भी आर, और दीर्घ रू हो तो भी क्या होता है, आर। ये इसकी वृद्धि का नियम है, ये वृद्धि का नियम हमें ध्यान रखना। लेकिन कुछ अपवाद भी है। तो ऐसे 5 धातुओं के अपवाद है। यहां पर हम लोग देखे कि उपांत्य में अगर अ हो तो उसकी वृद्धि होती है, या तो फिर अंत्य में यहां पर ह्रस्व या दीर्घनामी स्वर हो तो उसकी वृद्धि होती है, या तो फिर उपांत्य में ह्रस्वनामी स्वर हो तो उसका गुण होता है। लेकिन 5 ऐसे धातुएं हैं जिनका गुण और वृद्धि नहीं होती है। और वो 5 धातु कौन से, तो वो 23वां नंबर नियम में हम देखेंगे क्या है ये नियम। तो यहां पर देख लीजिए कौन कौन से 5 ये 5 धातु है। तो ये 5 धातु कथ, गण, रच, स्पृह और मृग, ये 5 धातु हैं। कथ, गण, रच, स्पृह, मृग। कथ, गण, रच, स्पृह, मृग, ये जो 5 धातुएं हैं, इन 5 धातुओं में गुण तथा वृद्धि नहीं होती है। प्रथम 3 जो है कत, गण और रच, इसमें तो गुण होने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन वृद्धि होने की संभावना है। क्यों? क्योंकि उपांत्य में अ है। कथ के उपांत्य में क्या है, अ है कि नहीं, तो उसका विश्लेषण कीजिए। क प्लस अ प्लस थ, तो उपांत्य में क्या आया, अ आया है। तो अभी अभी हम लोग नियम देखे 22वां नंबर नियम में के 21वां नंबर नियम में क्या देखे थे, अगर उपांत्य में, धातु के उपांत्य में अगर अ हो तो उसकी वृद्धि होती है। ये वृद्धि होने की प्रसंग है, वृद्धि होने की संभावना है, फिर भी वहां पर वृद्धि नहीं होती है क्योंकि ये अपवाद के स्वरूप में। उसी प्रकार गण, उसी प्रकार रच, इन तीनों में वृद्धि होने की संभावना है क्योंकि इनके तीन के उपांत्य में अ आता है। अ आने के बावजूद भी यहां पर उसका वृद्धि नहीं होता है क्योंकि ये अपवाद के स्वरूप में कि इसकी ये 5 धातुएं ऐसे कि जिसकी वृद्धि या तो गुण नहीं होता है। तो फिर गुण क्यों लिखा गया, तो अंतिम 2 धातुएं जो है, कौन सा, स्पृह और मृग। कथ, गण, रच, स्पृह और मृग, तो स्पृह और मृग, तो इसके उपांत्य में देखेंगे इनकी सेकंड लास्ट में रू आता है, और उपांत्य में रू वर्ण हो तो फिर उपांत्य में रू हो तो क्या होता है, ह्रस्वनामी स्वर हो तो गुण होता है। इस तरह हम लोग देखे थे नियम नंबर कितने में, तो नियम नंबर ये 3रा, अर्थात 18, 19, 20वां नंबर नियम में हम देखे थे। तो 20वां नंबर नियम में क्या देखे थे कि ई प्रत्यय लगने के बाद, 10वें गण के ई प्रत्यय लगने के बाद धातु के उपांत्य ह्रस्वनामी स्वर का गुण होता है। ये जो दिया गया था गुण होता है, लेकिन यहां पर ये गुण होने के, ह्रस्व रू है, रू का गुण अर होना चाहिए था, फिर भी यहां पर नहीं होता है क्योंकि इन 5 धातुओं में ये नियम लागू नहीं पड़ता है, अर्थात ये 5 अपवाद के स्वरूप में। ये 23 नियम जो है, इन्हीं 23 नियम के अनुसार हम 10वें गण के धातुओं को सिद्धि करेंगे, अर्थात उनकी क्रियापद की सिद्धि करेंगे। तो कल हम देखे थे कि 10वें गण के धातु जो हैं, ये 10वें गण के धातु कितने प्रकार के हैं, कल हम सामान्य से बात किए थे। 10वें गण के धातु कितने प्रकार के हैं, किसे याद है? हाँ जी, कितने प्रकार? 3 प्रकार के। 2 प्रकार। 3 प्रकार के, सही है, 3 प्रकार के। कौन से 3 प्रकार? प्रथम नंबर गुण रहित। गुण रहित, सही जवाब है। प्रथम नंबर क्या है कि गुण रहित, द्वितीय नंबर गुण सहित। गुण सहित, और तृतीय नंबर वृद्धि सहित। वृद्धि सहित, सही है। इन 10वें गण के धातुओं को हम 3 विभाग से विभाजित कर दिए हैं। कुछ धातुएं ऐसे कि जिनका गुण ही नहीं होता है, क्योंकि गुण कहां पर होता है वो यहां पर बताया कि उपांत्य में ह्रस्वनामी स्वर हो तो ही गुण होगा, बाकी गुण नहीं होगा, नहीं होगा। बाकी गुण नहीं होगा। यानी क्या, ह्रस्वनामी स्वर में भी क्या क्या होना चाहिए, तो सेकंड लास्ट में धातु के उपांत्य में या तो ह्रस्व ई हो, या तो ह्रस्व ऊ हो, या तो ह्रस्व रू हो। ये 3 अगर मिले तभी वहां पर गुण करना है। बाकी कोई भी अक्षर आ जाए, अ आ जाए, आ जाए, दीर्घ ई आ जाए, फिर व्यंजन आ जाए, ये बाकी कोई भी अक्षर हो अगर उपांत्य में मिले, इन तीनों को छोड़कर, तो गुण होगा नहीं होगा, तब वहां पर गुण नहीं होता है। इसीलिए प्रथम नंबर यहां पर देखेंगे कि जिसमें गुण होने की संभावना है ही नहीं, ऐसे धातुओं को लेंगे।
जैसे उदाहरण के स्वरूप में मैं यहाँ पर आपसे बात करता हूं, ये धातु मान लीजिए 10वें गण के ही धातु है। कौन सा धातु लिखा है यहाँ पर? पुज। तो पुज धातु जो लिखा गया है इसमें गुण होगा कि नहीं होगा? नहीं, नहीं होगा गुरुजी। तो इसका विश्लेषण कर लेते हैं। पहले विश्लेषण करेंगे यानी पता चल जाएगा। तो चलिए इसका विश्लेषण करेंगे। तो विश्लेषण क्या होगा? पुज का प प्लस दीर्घ उ। हाँ, ये जो कभी कभी गलती कर रहे हैं प प्लस उ बोल देते हैं, तो उ में हमारे क्या हो जाता, कंफ्यूज हो जाते हैं। उ कौन सा उ लेना है? इसीलिए वर्ण विचार से ही सिखाए हैं। क्या बोलना है? ई जो दो ई है उसको दोनों प्रकार से बोलना है। अगर ये हो तो उसे क्या बोलना है? ह्रस्व उ। और अगर ये हो तो फिर क्या बोलना है इसे? दीर्घ उ। तो ये कौन सा है? ये दीर्घ उ है। यानी यहाँ पर क्या कर देंगे? प प्लस दीर्घ उ प्लस क्या है? दीर्घ उ प्लस ज। तो फिर यहाँ पर उपांत में क्या आया? दीर्घ उ। तो उपांत में दीर्घ होने पर गुण होता है? नहीं होता है। नहीं होता है, इसलिए ये गुण रहित है। कैसे धातु है ये? गुण रहित है। उसी प्रकार दूसरा एक यहाँ पर मैं धातु लिखता हूं। दूसरा एक धातु यहाँ पर अगर लिखूं तो जैसे कि ये एक धातु है चिंत धातु। इसका गुण होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो इसका विश्लेषण कर लीजिए। तो विश्लेषण करेंगे तो क्या होगा? छ प्लस फिर से क्या ये कौन सा ये बोलने बोला? च प्लस हाँ च प्लस ह्रस्व ई प्लस न हलंत प्लस। अब देखिए सेकंड लास्ट में क्या आया? न आया है, व्यंजन आया है। तो व्यंजन आया है तो इसमें भी गुण होगा? नहीं होगा। तो चिंत धातु भी कैसे है? गुण रहित है। तो ऐसे धातुएं जो है कि जो कि गुण रहित वाला है। कुछ धातु हैं जिनका गुण सहित है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक धातु लिखता हूं। क्या लिखा गया है इसमें? चूर। क्या लिखा है? चूर। तो इसका गुण होगा कि नहीं? तो इसका विश्लेषण कर लीजिए। च प्लस ह्रस्व उ प्लस र। तो इसका गुण होगा कि नहीं होगा? होगा इसमें, क्योंकि इसमें क्या आया है? ह्रस्व उ आया है तो गुण होगा। उसी प्रकार यहाँ पर दूसरा मैं एक धातु लिखता हूँ तुल धातु। तो तुल धातु इसका भी कर लीजिए। तो प्लस ह्रस्व उ प्लस लो। तो इसमें भी गुण होगा कि नहीं होगा? होगा, इसमें भी गुण होगा। तो ये ऐसे धातु क्या है? ये गुण सहित धातु। बोली टाइप कर दे गुरुजी। कोई बीच में बोल कर दूंगी। बीच अक्षर में टाइप कौन बोल रहे हैं? वो बीच मेरे को में संतोष बहन आप म्यूट कर लें, बीच में ना बोले। तो ऐसे जो धातु हैं ये धातु कैसे है? तो ये धातु गुण सहित है। ऊपर वाला धातु देखे थे वो क्या था? गुण रहित है। अब तीसरा विभाग कौन सा है? वृद्धि सहित। वृद्धि सहित। तो वृद्धि सहित जो है वो किस प्रकार से? तो वृद्धि कहां करना है? अगर उपांत में अ हो तो, या तो फिर अंत में ह्रस्व या दीर्घनामी स्वर हो तो वृद्धि होगी। तो उपांत में अ वाला कोई एक धातु देख लेते हैं, जैसे कि पल धातु। इसके उपांत में क्या है? तो कर लीजिए प प्लस अ प्लस लो। तो ये उपांत में क्या है? अ आया है तो अ की वृद्धि होगी कि नहीं होगी? होगी। उपांत में अ आया है तो उपांत अ की वृद्धि होती है। अ की वृद्धि क्या है? सही है, अ की वृद्धि आ। उसी प्रकार दूसरा एक धातु लिखता हूं यहाँ पर। तड धातु है, तड। तो तड धातु में भी क्या है कि गुण वृद्धि होगी कि नहीं? होगी। इसे क्योंकि इसका भी विश्लेषण करेंगे तो क्या होगा? त प्लस अ प्लस ड। तो इसमें भी वृद्धि होगी कि नहीं? तो वृद्धि होगी, क्योंकि ये भी क्या है कि उपांत में अ आया है। फिर अंत वाला हम देख लेते हैं। अंत वाला जैसे कि एक धातु प्रू धातु। कैसे है? प्रू। तो प्रू धातु का यहां पर करेंगे तो क्या होगा? प प्लस दीर्घ रू। कैसे है? प प्लस दीर्घ रू। तो अंत में तो ह्रस्व हो या तो फिर दीर्घ हो, उसका तो वृद्धि तो होगी। तो यहाँ पर क्या वृद्धि होगी? रू की वृद्धि आर हो जाएगा। ठीक है, रू की वृद्धि यहाँ पर आर करनी है। तो इस प्रकार ये जो धातु है ये धातु कैसे है? ये धातु वृद्धि सहित वाला धातु है।
इस प्रकार 10वें गण के धातुओं को हम 3 विभाग से विभाजित किए हैं। कुछ धातुएं ऐसे हैं जिसमें गुण नहीं होता है, कुछ धातुएं ऐसे हैं जिनमें गुण होता है, और कुछ धातु क्वचित यानी कुछ ऐसे भी धातुएं हैं जिनका वृद्धि यानी जिनकी वृद्धि होती है। इसी प्रकार 10वें गण के धातुओं को 3 प्रकार से हम विभाजित किए हैं, और इन्हीं 3 प्रकार से सर्वप्रथम यहाँ पर हम देखेंगे कि सर्वप्रथम अगर देखा जाए कि सर्वप्रथम गुण रहित जितने धातु हैं, जितने भी गुण रहित धातु हैं, उनका रूप किस प्रकार से होता है, पहले उन रूपों को पहले देखेंगे, और रूपों के साथ साथ यहाँ पर हम उसका जैसे रूप यहाँ पर होगा, रूप के बाद हम सीखेंगे कि इनकी क्रियापद की सिद्धि किस प्रकार से होती है, वो भी यहाँ पर देखेंगे। तो सर्वप्रथम जिनका गुण यानी गुण नहीं होता है ऐसे धातु, जैसे प्रथम धातु है चिंत धातु, तो चिंत धातु का रूप क्या करना है उसको पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि धातु चिंत है तो चिंत धातु का रूप क्या होगा। तो उसका लास्ट क्लास में हम देखे थे, चिंत धातु का उत्तम पुरुष एक वचन में क्या है, चिंतयामी। उत्तम पुरुष एक वचन में क्या आता है इसमें, चिंतयामी। यहाँ पर बड़ा कर देता हूं, देख लीजिए, उत्तम पुरुष एक वचन में क्या आएगा, चिंतयामी। अब म्यूट कर ले, मैं यहाँ से म्यूट कर देता हूँ। साथ में बोलना तो है सभी को साथ में, लेकिन म्यूट में बोले ताकि कोई दूसरों को कोई इधर कोई तकलीफ ना हो। तो साथ में बोलिएगा। 10वें गण के ऐसे जो जो गुण रहित है उन धातुओं का एक बार हम रूपों का पुनरावर्तन कर लेते हैं। चिंत धातु 10वें गण परस्मैपदी है, और उनका वर्तमान काल के रूप इस प्रकार से हैं कि उत्तम पुरुष एक वचने चिंतयामी, उत्तम पुरुष एक वचने चिंतयामी, उत्तम पुरुष द्विवचने चिंतयावह, उत्तम पुरुष द्विवचने चिंतयावह, उत्तम पुरुष बहुवचने चिंतयामह, उत्तम पुरुष बहुवचने चिंतयामह, मध्यम पुरुष एक वचने चिंतयसी, मध्यम पुरुष एक वचने चिंतयसी, मध्यम पुरुष द्विवचने चिंतयथः, मध्यम पुरुष द्विवचने चिंतयथः, मध्यम पुरुष बहुवचने चिंतयथ, मध्यम पुरुष बहुवचने चिंतयथ, अन्य पुरुष एक वचने चिंतयति, अन्य पुरुष एक वचने चिंतयति, अन्य पुरुष द्विवचने चिंतयतः, अन्य पुरुष द्विवचने चिंतयतः, अन्य पुरुष बहुवचने चिंतयन्ति, अन्य पुरुष बहुवचने चिंतयन्ति। कभी कभी कोई ऐसे अज्ञानता के वश से हम इसका उच्चारण चिंत्या कर देते हैं। चिंत्या अगर करेंगे ना तो फिर इस तरह से लिखा जाएगा, तब त और य उसको जोड़ा जाएगा। अगर कोई ऐसे उच्चारण कर देते हैं चिंत्यामी, तो ये चिंत्यामी हुआ, जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जबकि वह चिंत पूरा है, त में अ है, तो इसका अ का उच्चारण करना है, चिंतयामी, इस प्रकार से उसका उच्चारण करना है। ऊपर वाला चिंत्यामी होता है, तो ये चिंत्यामी नहीं है, चिंत्यामी नहीं है, क्योंकि त आधा त अलग है और य अलग है, यानी त का वहां पर उच्चारण संपूर्ण करना है, चिंतयामी। अगर यहाँ पर बोलने में तकलीफ हो तो उसको 2 विभाग से विभाजित कर दे, चिंतयामी, 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 इस प्रकार से। लेकिन चिंत्यामी नहीं बोलना है। अगर चिंत्यामी बोलेंगे तो ये रूप असभ्य होगा, अर्थात रूप वहां पर बराबर नहीं कहलाएगा, इसलिए चिंत्यामी नहीं बोलना है। क्या बोलना है, चिंतयामी। उसी प्रकार दूसरा यहाँ पर धातु देखेंगे, दंड्यामी नहीं, क्या है, दंडयामी, 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 उसको 2 विभाग से विभाजित ही कर दे, फिर उन दोनों को जोड़े, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर देखें कि ये चिंतयामी, ये देखें फिर से एक बार यहाँ पर बोल लेते हैं, ये चिंतयामी का रूप कि उत्तम पुरुष एक वचने चिंतयामी, उत्तम पुरुष द्विवचने चिंतयावह, उत्तम पुरुष बहुवचने चिंतयामः, मध्यम पुरुष एक वचने चिंतयसि, मध्यम पुरुष द्विवचने चिंतयथः, मध्यम पुरुष बहुवचने चिंतयथ, अन्य पुरुष एक वचने चिंतयति, अन्य पुरुष द्विवचने चिंतयतः, अन्य पुरुष बहुवचने चिंतयन्ति। अब दूसरा एक धातु दंड धातु है, तो दंड धातु का यहाँ भी क्या होगा, तो उत्तम पुरुष एक वचने दंडयामी, उत्तम पुरुष द्विवचने दंडयावह, उत्तम पुरुष बहुवचने दंडयामः,
मध्यम पुरुष एक वचने दंडयसि, मध्यम पुरुष द्विवचने दंडयथः, मध्यम पुरुष बहुवचने दंडयथ, अन्य पुरुष एक वचने दंडयति, अन्य पुरुष द्विवचने दंडयतः, अन्य पुरुष बहुवचने दंडयन्ति। इसी प्रकार पीड़ धातु का है, तो पीड़ धातु का यहाँ पर लिखा गया है कि पीड़यावह, यानी आगे क्या होगा, उत्तम पुरुष एक वचन में क्या आ जाएगा इसमें पीड़ धातु का, तो उत्तम पुरुष एक वचन में पीड़ धातु का क्या आएगा, पीडयामि। हाँ पीडयामि। हाँ, ये देखिए फिर से ये गलत उच्चारण हो रहा है, पीडयामि नहीं, क्या बोलना है, पीडयामि। हाँ पीडयामि, 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 अलग अलग कर दिए, पीडयामि, पीडयामि, लेकिन पीडयामि बोलेंगे तो वो असभ्य रूप यहाँ पर असभ्य रूप अर्थात अशुद्ध रूप होता है, तो ऐसे अशुद्ध रूप नहीं बोलना है। उत्तम पुरुष एक वचने पीडयामि, म्यूट लगाकर, उत्तम पुरुष द्विवचने पीडयावह, उत्तम पुरुष बहुवचने पीडयामः, मध्यम पुरुष एक वचने पीडयसि, मध्यम पुरुष द्विवचने पीडयथः, मध्यम पुरुष बहुवचने पीडयथ, अन्य पुरुष एक वचने पीडयति, अन्य पुरुष द्विवचने पीडयतः, अन्य पुरुष बहुवचने पीडयन्ति। इस प्रकार उसके बाद जो है कि यहाँ पर दिया गया कि पूज्य धातु पूजयसि, यहाँ पर लिखा गया पूजयसि, कहाँ पर, मध्यम पुरुष एक वचन में, तो इसका धातु क्या है, पूज्य धातु है, इसका धातु पूज है। म्यूट कर लें, कौन है, A75 A85, आप दोनों का जो म्यूट खुला है वो म्यूट कर लें। ओके, धन्यवाद। तो यहाँ पर क्या करना है, तो ये पूज्य धातु है, ये भी गुण रहित है, तो इसका भी क्या होगा, उत्तम पुरुष एक वचने पूजयामि, पूज्यामि नहीं, क्या बोलना है, पूजयामि, उत्तम पुरुष एक वचने पूजयामि, उत्तम पुरुष द्विवचने पूजयावह, उत्तम पुरुष बहुवचने पूजयामः, मध्यम पुरुष एक वचने पूजयसि, मध्यम पुरुष द्विवचने पूजयथः, मध्यम पुरुष बहुवचने पूजयथ, अन्य पुरुष एक वचने पूजयति, अन्य पुरुष द्विवचने पूजयतः, अन्य पुरुष बहुवचने पूजयन्ति। इस प्रकार यहाँ पर देखे। उसके बाद एक धातु है वर्ण धातु, ये वर्ण धातु भी क्या है, तो वर्ण धातु भी गुण रहित ही है। प्रणाम साहब। गुरुजी धातु शब्दों के अर्थ भी बताइए, क्योंकि हम लोग जो राजस्थान में पीछे हमारी दिया बुक गया में है, अलग थे। पीछे दिया गया है, कहाँ दिया गया गुरुजी, बुक में नहीं जब है। ये 10वां गण पूरा होगा उस टाइम पे देखिए 10वें गण का वहां पर अर्थ भी दिया गया है, जैसे पहले गण के देखे थे, चौथे गण के देखे थे, छठे गण के देखे थे, उसी प्रकार 10वें गण का जब पाठ पूरा होगा तब उसके नीचे देखिए वहां पर दिया गया है, कितने नंबर पेज है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। 61 पेज निकालिए। ठीक, निकालिए। देखिए यहाँ पर लिखा ही गया है परस्मैपदी धातु 10वें गण, और उसके यहाँ पर धातु है, उसके यहाँ पर अर्थ लिखा गया है। मिच्छामिदुक्कड़म। चलिए आगे हम कहाँ थे, वर्ण धातु था। तो वर्ण धातु जो है कि वर्ण धातु कैसे हैं, तो वर्ण धातु भी गुण रहित है। तो उसका यहाँ पर देखेंगे कि वर्ण धातु जो है, वर्ण धातु का रूप क्या होगा, उत्तम पुरुष एक वचने, तो उत्तम पुरुष एक वचने वर्णयामि, उत्तम पुरुष द्विवचने वर्णयावह, उत्तम पुरुष बहुवचने वर्णयामः, मध्यम पुरुष एक वचने वर्णयसि, मध्यम पुरुष द्विवचने वर्णयथः, मध्यम पुरुष बहुवचने वर्णयथ, अन्य पुरुष एक वचने वर्णयति, अन्य पुरुष द्विवचने वर्णयतः, अन्य पुरुष बहुवचने वर्णयन्ति। और एक धातु दिया गया है यहाँ पर सांत्व, ये सांत्व धातु है, ये भी गुण रहित है। इसका भी क्या होगा, उत्तम पुरुष एक वचने सांत्वयामि, उत्तम पुरुष द्विवचने सांत्वयावह, उत्तम पुरुष बहुवचने सांत्वयामः, मध्यम पुरुष एक वचने सांत्वयसि,
मध्यम पुरुष द्विवचने सान्त्वयथः, मध्यम पुरुष बहुवचने सान्त्वयथ, अन्य पुरुष एक वचने सान्त्वयति, अन्य पुरुष द्विवचने सान्त्वयतः, अन्य पुरुष बहुवचने सान्त्वयन्ति। इस प्रकार ये गुण रहित जो 10वें गण के धातु हैं उसका रूप इस प्रकार से होता है। अभी अभी हम लोग देखे कि चिंत धातु है, उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या हुआ है? उत्तम पुरुष एक वचन का रूप चिंत धातु का क्या रूप आया है? उत्तम पुरुष एक वचन में चिंतयामि। चिंतयामी। सही है। यहाँ पर क्या है कि चिंतयामी, यहाँ पर जो है ये चिंतयामी, लेकिन कैसे बना? कैसे? धातु तो चिंत है, लेकिन चिंत धातु का चिंतयामी कैसे कर दिए? का गुण तो होगा जी। उसका यहाँ पर हम देखेंगे, क्रियापद की सिद्धि करेंगे कि चिंतयामी बना कैसे है। तो उसकी सिद्धि के लिए जो नियम है उस नियमों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। लगभग कितने 10 नियमों से ये सिद्ध होगा। 10 नियमों से इसे सिद्ध करना है कि, और 10 नियमों को यहाँ पर सिद्धि के लिए यहाँ पर प्रथम एक एक करके देखेंगे। सर्वप्रथम जो नियम लगाते थे वही नियम लगाएंगे, 1 2 3 4 जितना लगेगा। अब तक हम लोग 23 नियम सीख चुके हैं और इसी 23 नियम के अनुसार ही हम इसकी सिद्धि करेंगे। तो चलिए, प्रथम नंबर नियम, कोई भी सिद्ध करना हो तो पहले धातु को दिखाना जरूरी है, धातु दर्शाना जरूरी है। तो धातु क्या है तो उसके लिए नियम बताएंगे कि धातु किसे कहते हैं। तो उसके लिए प्रथम नंबर नियम, क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। चिंतयामी में हमेशा, फिर से एक बार याद करा दूं, कोई भी क्रियापद की सिद्धि हो तो उसके लिए 2 बातों पे ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। प्रथम नंबर धातु ज्ञान और दूसरा नंबर प्रत्यय। तो चिंतयामी में धातु क्या है और प्रत्यय क्या है? चिंतयामी में धातु क्या धातु है? चिंतयामी में तो चिंत धातु है और प्रत्यय क्या लगाया गया है यहाँ पर? मी प्रत्यय लगाया गया है। मी प्रत्यय कौन से पुरुष कौन से वचन में आता है? तो मी प्रत्यय उत्तम पुरुष एक वचन। किसमें आता है? उत्तम पुरुष एक वचन। तो ये चिंतयामी रूप भी किसका है? तो उत्तम पुरुष एक वचन का ही है। तो उसकी यहां पर सिद्धि करेंगे कि क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। धातु यहां पर है चिंत। सेकंड नंबर नियम, कौन से काल के है? ये वर्तमान काल के है। और कौन से पद? तो उसके बाद वाला। तब वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमाना विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। यहां भी धातु क्या लिखेंगे? चिंत। तीसरा नंबर नियम, तो तीसरा नंबर नियम यहां पर परस्मैपदी का रूप है ये। तब परस्मैपदी धातु के साथ परस्मैपदी के प्रत्यय लगते हैं। धातु परस्मैपदी है तो प्रत्यय भी लगेगा परस्मैपदी का। तो परस्मैपदी धातु के साथ परस्मैपदी के प्रत्यय लगते हैं। तो चिंत प्लस क्या प्रत्यय आया है यहाँ पर? मी, यानी चिंत प्लस मी कर दिए। अब यहां से ध्यान रखना है कि थोड़ा ऐसे सामान्यतः अब क्या लगाया जाता था? धातु और प्रत्यय, इन दोनों को विभाजन करने वाला जो प्रत्यय है उसका नाम, धातु और प्रत्यय को विभाजन करने वाला प्रत्यय जिसका नाम क्या है? विकरण प्रत्यय। सही जवाब है क्या? विकरण प्रत्यय। लेकिन यहाँ पर विकरण प्रत्यय लगाने से पहले एक चीज लगाना है। अभी अभी हम लोग नियम देखे, नियम नंबर 18 नंबर में नियम में क्या लगाए थे? 18वां नंबर क्या था? अपना ई प्रत्यय लगता है। क्या लगता है? अपना ई प्रत्यय। तो वो नियम यहाँ पर लगाएंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। म्यूट कर ले। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि अपना ई प्रत्यय लगेगा। 10वां गण के धातु है। अभी अभी हम लोग देखे कि ये तो सहचारी है कि जहां जहां 10वां गण के धातु वहां वहां अपना ई प्रत्यय। तो यहाँ पर अपना ई प्रत्यय लगाएंगे। तो वही नियम कि 10वें गण के धातुओं को पहले अपना ई प्रत्यय लगता है। 10वें गण के धातुओं को पहले अपना ई प्रत्यय लगता है। अर्थात प्रत्यय कहाँ लगेगा? धातु के पूर्व में कि धातु के पश्चात? यानी धातु के पहले कि धातु के बाद? प्रत्यय कहाँ लगता है? बाद में आता है हमेशा। तो ये धातु क्या है इसमें? तो चिंत। और उसके बाद यहाँ पर ई प्रत्यय, अपना ई प्रत्यय लगा दे। अपना ई प्रत्यय प्लस मी। अब सोचना है कि ई प्रत्यय लगने पर क्या इसमें गुण होने की संभावना है?
तो उसका विश्लेषण करना, धातु का विश्लेषण। गुण कहाँ होता है, अभी अभी हम लोग देखे कि गुण कहाँ करना है, अगर धातु के उपांत में ह्रस्वनामी स्वर हो, और उनमें भी 3, कौन से, ह्रस्व ई हो, ह्रस्व उ हो, या तो ह्रस्व रु हो, तो फिर वहां पर गुण करना है। तो क्या ये चिंत धातु के उपांत में ह्रस्व ई है? नहीं। नहीं है। ह्रस्व उ है? नहीं। नहीं है। ह्रस्व रु है? नहीं जी नहीं। नहीं है। तो इसमें गुण होगा? नहीं होगा। तो वो नियम वाला यहाँ पर हम नहीं लगाएंगे। अब नहीं लगाएंगे तो कौन सा लगाएंगे? तो अब उसके बाद लगाएंगे कि 10वें गण के ई प्रत्यय लगने के बाद, यानी ई प्रत्यय लगने के पहले गण की तरह क्या लगता है? विकरण प्रत्यय लगाना है। अपत्य। इसका मतलब ये है कि अगर उसमें गुण हो या तो वृद्धि हो, तो प्रथम गुण का कार्य, वृद्धि का कार्य कर लेना है, उसके बाद विकरण प्रत्यय लगता है। विकरण प्रत्यय यानी ई का काम हो जाने के बाद विकरण प्रत्यय का आगमन होता है। जब तक ई का काम पूरा नहीं होता है तब तक विकरण प्रत्यय का आगमन भी नहीं होता नहीं है। होता है। अब इसमें गुण नहीं होता है तो कोई काम नहीं है ई का काम पूरा हो गया। ई का काम क्या था कि धातु को गुण करना या तो धातु को वृद्धि करना। लेकिन ये धातु ऐसे हैं कि जिसमें ना तो गुण होता है और ना ही वृद्धि होती है, इसलिए ई का कार्य यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं है। तो ई का कार्य पूर्ण हो चुका है। अब विकरण प्रत्यय का आगमन करेंगे। तो विकरण प्रत्यय का आगमन कौन से विकरण लगाएंगे? तो उसके लिए लिखा गया कि पहले गण की तरह क्या लगता है? अविकरण प्रत्यय लगता है। यानी अब विकरण प्रत्यय कहाँ लगाएं? चिंत के बाद या ई के बाद? तो चिंत के ई के बाद लगेगा। किसके बाद लगेगा? ई के बाद। चिंत के बाद। यानी 10वें गण के ई प्रत्यय लगने के बाद पहले गण की तरह अविकरण प्रत्यय लगता है और गुण होता है। और गुण होता है, किसका गुण करना है? ई का गुण करना है। ई का गुण करना है। क्या करना है इसमें? ये अविकरण प्रत्यय लगेगा और ई का गुण भी होगा। तो यहाँ पर हम देखे थे चिंत प्लस ई प्लस मी था, लेकिन अब क्या बन जाएगा? चिंत प्लस ई प्लस अ प्लस मी हो जाएगा। चिंत प्लस ई प्लस अ प्लस मी। अभी देखे विकर्ण प्रत्यय लाने से क्या यहाँ पर क्या बोला गया कि गुण होता है। तो ये गुण कौन सा? तो ये भी धातु का अंग ही माना जाता है। ई को भी धातु का अंग माना जाएगा। क्यों? मान लीजिए आप जहाँ पे जिस गांव से हो, जिस शहर से हो, उसी गांव या शहर में किसी की तरफ से कोई ऐसे भोज का आयोजन किया गया है। आपके घर में निमंत्रण आया है कि सपरिवार निमंत्रित है, लेकिन उसमें और एक शब्द जोड़ा जाता है। अभी जोड़ा जाता है कि पता नहीं, अरे यहाँ शहर में ये सब होता है कि पता नहीं, लेकिन गांव में अगर भी, तो उस समय सुबह के टाइम में एक व्यक्ति आता है जिसे निमंत्रण करके जाता है, और उस निमंत्रण में ये तो बोलते हैं कि सपरिवार पधारें, लेकिन साथ साथ में ये भी बोला जाता है आमंत्रित मेहमान के साथ सपरिवार पधारे। इसका मतलब क्या है? अगर कोई मेहमान आपके घर अचानक आ जाए, क्योंकि मेहमान को क्या नाम से जाना जाता है? क्या बताया जाता है? मेहमान को क्या बताया जाता है, पता है? अतिथि। सही। इसका अर्थ क्या है? अतिथि का अर्थ बिना तिथि के कोई भी तिथि में जिसका आगमन हो उसी का नाम क्या है? अतिथि। जहाँ जिसका कोई तिथि फिक्स नहीं हो, मेहमान कब आता है वो फिक्स होता है? नहीं होता है। बिना पूर्व सूचना के जो आए, बिना पूर्व सूचना के कोई भी आ जाए तो तिथि का अर्थ यानी एकम, बीज, तीज, चौथ, पांचम, ऐसे तिथि नहीं है। ये तिथि का मतलब कोई भी समय। तिथि का अर्थ यहाँ से क्या लेना है? किसी भी समय में पूर्व सूचित किए हुए बिना वो अगर उसका आगमन हो जाए तो उसी का नाम क्या बोला जाता है? अतिथि। तो उस प्रकार से कि इस प्रकार अगर कोई अतिथि हो तो भी उसको बुला लें। अब किसको निमंत्रण किया गया था? सपरिवार। क्या वो अतिथि उसके परिवार है? नहीं है। लेकिन अगर किसी दिन उसके घर में आ जाएं तो वो भी जहां पर भोज हो, जहां पर निमंत्रित, जिसका घर से निमंत्रित किया गया है उसके घर में ये परिवार के साथ में वो भी जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं।
तब क्या माना जाता है, जो अतिथि आया है वो अतिथि भी इसी का परिवार का अंग माना जाता है कि नहीं, परिवार का सदस्य माना जाता है कि नहीं, माना जाता है। माना जाता है। उसी प्रकार ये ई कोई 10वां गण के धातु नहीं है, लेकिन ई क्या है, ये अतिथि की तरह ये भी ई है कि ई इसके साथ ही रहता है, तो इसीलिए ई को भी क्या माना गया है, धातु का ही अंग माना गया है। अब धातु का जब अंग मान लिए तब ये अंग कहां पर आया, धातु के अंत में आया है कि नहीं, ई तो धातु के अंत में आया है ई, तो वो वाला नियम हम यहां पर लिखेंगे, कौन सा, कि अविकरण प्रत्यय अपूर्व धातु के अंत्य, क्या करना है, धातु के अंत्य ह्रस्व या दीर्घनामी स्वर का गुण होता है। उस नियम से फिर से एक बार उसी तरह से लिख देंगे, क्या लिखेंगे, चिंत प्लस ई प्लस अ प्लस मी। अब गुण क्या होता है, तो वो तो हम पहले देख चुके हैं, किसका गुण क्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि रू वर्ण का गुण और ई वर्ण का गुण ए, और उ वर्ण का गुण क्या होता है, ओ। तो यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर क्या देखे थे, ई देखे थे, चिंत प्लस क्या था, ई था ना, तो ई का गुण क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा, ई के स्थान पर हम ए लिख देंगे, अर्थात चिंत प्लस ए प्लस अ प्लस मी। अब क्या करना है, अब उसके बाद भी हम जानते हैं ए ओ के बाद कोई भी स्वर आता है तो उसके स्थान पर क्या होता है, ए के स्थान पर आई हो जाता है, तो आई के स्थान पर आई होता है, ओ के स्थान पर अब होता है, और ओ के स्थान पर आव होता है। तो यहां पर देखिए ए के बाद स्वर आया है कि नहीं, औ क्या है, स्वर है कि नहीं, तो स्वर है, तो वही नियम यहां पर लगाएंगे, कौन सा, तो ए ओ के बाद कोई भी स्वर आए तो उसके स्थान पर क्रमानुसार आई आई औ तथा आव होता है। अब यहाँ पर ए था तो ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, आई, अर्थात चिंत प्लस आई प्लस अ प्लस मी। अब वही प्रत्यय किससे चालू है, म और व से, म और व से, तो वो नियम यहाँ पर लगाएंगे कि म और व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अगर अ हो तो उसका आ हो जाता है। अब देखिए मी प्रत्यय किससे स्टार्ट है, म से स्टार्ट है, तो म से पहले अ है कि नहीं, तो अ है, तो अ का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ हो जाएगा, अर्थात चिंत प्लस आई प्लस आ प्लस मी। अब संधि कर देंगे यानी पद बना देंगे, पद इसको ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। तो पद क्या बन जाएगा, चिंत तो आधा था उसके साथ अ जुड़ गया यानी चिंत पूरा, य आधा था उसके साथ आ जुड़ गया यानी चिंतया, और मी का मी यानी क्या सिद्ध करना था हमें, चिंतयामी सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से सिद्ध हो चुका है चिंतयामी। कल इसके बाद सारे के बाकी जो है यानी उत्तम पुरुष द्विवचन में क्या आएगा, चिंत धातु का रूप, उत्तम पुरुष द्विवचन में चिंतयावह, उत्तम पुरुष बहुवचन में चिंतयामः, मध्यम पुरुष एक वचन में चिंतयसि, मध्यम पुरुष द्विवचन में चिंतयथः, मध्यम पुरुष बहुवचन में चिंतयथ, अन्य पुरुष एक वचन में चिंतयति, अन्य पुरुष द्विवचन में चिंतयतः, और अन्य पुरुष बहुवचन में चिंतयन्ति। इस प्रकार का जो है बाकी क्या एक का रूप सिद्ध हो चुका है, फिर भी हम 9 का सिद्ध यहाँ पर करेंगे, किसका, जिसका गुण नहीं होता है ऐसे। तो ये आपका ये 9 को याद करके लाइएगा अपना टेक्स्ट बुक में, जो जो यहाँ पर दिया गया है उनकी सिद्धि, जैसे कि दंडयामः इसकी सिद्धि करके लाइएगा। उसके बाद क्या है, पूजयावह इसकी सिद्धि करके लाना है, पीड़यति इसकी सिद्धि करके लाना है। तो ये सारे जो है के साथ साथ में यहाँ पर चिंत धातु का जो है बाकी के जो 8 है उनका भी यहाँ पर सिद्ध करना है। चलिए नमो नमः, प्रणाम।